हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में जो टॉपिक है वो है परावैद्युत पदार्थों का दुर्वर्ण, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ, और तीसरा टॉपिक दुर्वर्ण सदिश, और 4 नंबर जो टॉपिक है वो है विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो अब सबसे पहला टॉपिक है परावैद्युत पदार्थों का दुर्वर्ण। पिछले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि परावैद्युत पदार्थ जो है, परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक होता है पोलर और दूसरा नॉन पोलर, मतलब ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो इसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय में, ध्रुवीय तो ऐसा परावैद्युत पदार्थ होता है जिसमें धनावेश और ऋणावेश, उस अणु के धनावेश और ऋणावेश जो वितरण के अंदर है वो अलग अलग होते हैं। तो उनकी वजह से यहाँ पे बीच में दूरी बनती है और विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, जिसकी वजह से क्या ज्ञात कर सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। दूसरे टाइप का जो है अध्रुवीय, तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि उस पदार्थ के जो अणु होते हैं उनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है, इस तरीके से तो उस समय प्लस और माइनस के बीच में कोई दूरी नहीं होती, द्विध्रुव नहीं बनता, तब अपन क्या नहीं ज्ञात कर सकते, द्विध्रुव आघूर्ण वो ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अध्रुवीय। ठीक है, तो अब अपन पढ़ रहे हैं परावैद्युत पदार्थों का दुर्वर्ण। तो इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से इसी से रिलेटेड है, इसी को आगे पढ़ेंगे अपन। परावैद्युत पदार्थों का दुर्वर्ण, ये जो टॉपिक है पहला। तो इसके लिए अपन मान लेते हैं कि भाई जैसे ये अपने को कोई परावैद्युत पदार्थ दिया गया है। ठीक है, और ये जो परावैद्युत पदार्थ है ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में, इस टॉपिक को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, परीक्षा में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव, परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव नहीं, व्यवहार, परावैद्युत पदार्थ का व्यवहार, मतलब किस प्रकार से ये व्यवहार करता है जब इसको अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई परावैद्युत पदार्थ है, और किस टाइप का परावैद्युत पदार्थ है, ये अध्रुवीय। तो किसकी बात हो रही है, अध्रुवीय की। तो यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का व्यवहार। तो इसमें अपन ये मान लेते हैं कि भाई ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे प्लस माइनस इस तरीके से। क्या ये प्लस माइनस, ये उसके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश, और इस तरीके से लिखने का मतलब है कि प्लस भी उसी जगह पर है और माइनस भी उसी जगह पर है। ठीक है, और दूसरे के लिए अपन ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोई अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ रखा है, किसमें, विद्युत क्षेत्र में। तो ये मान लो ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर, और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये वाली, ये वेक्टर ई क्या है, ये है बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र। किस तरीके से, ऐसे इस दिशा में, नीचे जो दिशा दर्शाई हुई है ये वाली, इसी प्रकार से ये बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब इसमें ध्यान दो, बाह्य विद्युत क्षेत्र है तो अपन ये मान सकते हैं कि ये जो बल रेखाएं हैं कैसी है, एक समान। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान। भाई बल रेखाएं कैसी है, समांतर है, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो इस टॉपिक में अपने को क्या ऐड करना है, बाह्य एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ का व्यवहार। तो अगर इस तरीके से बल रेखा है
तो बल रेखा धनावेश से बाहर की ओर होती है और ऋणावेश के अंदर की ओर होती है। तो इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके लिए अपन मान सकते हैं इस साइड क्या है, धनावेशित है, और इस साइड कैसा है, ये प्लेट ऋणावेशित है। जैसे ही अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर इसको रखेंगे, ठीक है, पहले इसके लिए अपन मान लें कि ये विद्युत क्षेत्र में उपस्थित नहीं है। पहले तो ये क्या मान लिया कि भाई ये विद्युत क्षेत्र में उपस्थित नहीं है, सेम इसी तरीके से, ठीक है भाई। पहली स्थिति तो क्या है इसकी कि यह है बाह्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र अभी कितना है, बाह्य विद्युत क्षेत्र अभी है 0, ठीक है। अब इसको अपन अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें, इसी पराविद्युत पदार्थ को जो अपने को अध्रुवीय दे रखा है, तो ये मान लो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र है, इस साइड से इस साइड बल रेखाएं हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यही हो गई, यह है बाह्य विद्युत क्षेत्र। ऐसा लिखने इसका अर्थ ये हो गया कि अब ये जो पराविद्युत पदार्थ है विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। तो यहाँ इसकी जो बल रेखाएं हैं इस दिशा में होगी, जैसे इसके दिशा दे रखी उसी प्रकार से, और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र जो अप्लाई कर रहे हैं अपन, ये इस साइड से इस साइड है, बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर होती है। तो यहाँ अपन मान सकते हैं ये वाली प्लेट कैसी प्लेट है, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के लिए मान रहे हैं अपन पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है क्योंकि बल रेखाएं ऋणावेश की तरफ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ही अपन इसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, तब क्या होता है कि ये जो इनके अणुओं के जो धनावेश और ऋणावेश है वो क्या हो जाएंगे। तो इस अणु की अगर बात करें तो इस अणु में धनावेश और जो ऋणावेश है, धनावेश तो किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, ऋणावेश किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। तो इस तरीके से धनावेश ऐसे और ऋणावेश इस साइड, क्यों, क्योंकि ऋणावेश को कौन आकर्षित करेगा, ये प्लेट, और धनावेश को कौन आकर्षित करेगा, ये वाली प्लेट। ऐसे ही ये सब क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं इस तरीके से। ऐसे ये व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो आगे, जब ये व्यवस्थित हो जाते हैं तो अपन ये समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो पराविद्युत पदार्थ है इसके इस वाले भाग पर कैसा आवेश आ गया, ऋणावेश आ गया, और इस वाले भाग पर कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक और विद्युत क्षेत्र है वो व्युत्पन्न हुआ है, तो उसको अपन कहते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र, और उसको लिखते हैं ईपी से। तो ईपी क्या है, ईपी है प्रेरित विद्युत क्षेत्र, किस में, इस दिए गए पराविद्युत पदार्थ में। प्रेरित क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ किसकी घटना हुई है, प्रेरण की घटना हुई है भाई। यहाँ माइनस और प्लस, माइनस किस ओर किसक गया, इस ओर, इसका प्लस किस ओर किसक गया, इस ओर। तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रेरण। तो ऐसा करने से यहाँ ऋणावेश और यहाँ धनावेश, तो इसलिए इस विद्युत क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। अब ऐसा होने पर क्या होगा, यहाँ पर एक द्विध्रुव बन रहे हैं ये, और द्विध्रुव बन रहे हैं तो क्या इसमें उत्पन्न हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया तो ये अध्रुवीय से किस में चेंज हो गया, ध्रुवीय में। तो ये इफेक्ट होता है किसका, जब किसी अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को किस में रखा जाता है, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो ऐसा होने पर उसका ऋणावेश और धनावेश किसके, उस अणु के ऋणावेश और धनावेश इस तरीके से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। अर्थात ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और धनावेश आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होता है। और इस वजह से इस पराविद्युत पदार्थ में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव बन रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है।
तो अगर इसको अपन थ्योरी रूप में लिखें, इसकी थ्योरी इस टॉपिक की, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे लिख रहा हूँ मैं, जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसके अणुओं के जो धनावेश है वो तो किस दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में या फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो धनावेश तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। देखो धनावेश तो किस ओर जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश किस ओर आ रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो इसके अणुओं के धनावेश का वितरण के अंदर तो किस ओर आ जाएगा, वितरण के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश का वितरण के अंदर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। विस्थापित हो जाता है, ठीक है। देखो अगर ये इस तरीके से, इसमें पूरे पदार्थ से अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक अणु से समझ सकते हैं। एक अणु से कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये बाह्य विद्युत क्षेत्र अपने इस तरीके से आरोपित किया, और मान लो उस पदार्थ का अपन एक अणु ले रहे हैं, तो धनावेश भी यही है और ऋणावेश भी यही है, ठीक है। जैसे ही इसको विद्युत क्षेत्र में अपन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, धनावेश इस साइड आने की कोशिश और ऋणावेश इस साइड। तो ये क्या हो गया, अब इनके धनावेश और ऋणावेश के वितरण के अंदर क्या हो गए, विस्थापित हो गए। पहले जैसे यहाँ था तो ये तो यहाँ आ गया, और ऋणावेश यहीं था वो इधर चला गया। तो इस तरीके से क्या बन गया, द्विध्रुव, और ऐसा करने से क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। तो इसको अपन बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप लिखोगे जिससे इसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। और इसको ही अपन क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थों का दुर्वण। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इसे, या इस प्रक्रिया को परावैद्युत पदार्थ का दुर्वण कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक है, परावैद्युत पदार्थ का दुर्वण होना या बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ का व्यवहार। ठीक है, कौन से का ले रहे हैं अपन, अध्रुवीय का। तो अध्रुवीय में क्या होते हैं, धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो कौन जाएगा, धनावेश। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कौन विस्थापित होगा, ऋणावेश। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे क्या कहेंगे, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। और इस घटना को क्या कहेंगे, परावैद्युत पदार्थ का दुर्वण कहेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक लिखने के बाद में ये वाला डायग्राम आप बनाओगे। ठीक है, और इससे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पहले इससे समझ लो, ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद में आगे का जो टॉपिक है वो रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ।
रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। देखो लास्ट में अपन ने जो एक समझा था कि ये विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ इस बिंदु पर क्या माना था, धनावेश और ऋणावेश। जैसे विद्युत क्षेत्र में ये परावैद्युत पदार्थ अपन रखेंगे, कौन सा, अध्रुवीय। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ जो धनावेश है वो तो इस साइड और ऋणावेश इस साइड अलग विस्थापित हो जाएगा। और ऐसे होते ही यहाँ पर क्या हो गया, द्विध्रुव बन गया, ठीक है। और उस द्विध्रुव में अगर द्विध्रुव आघूर्ण की अपन दिशा ज्ञात करें तो वो उसकी दिशा ये होगी, ठीक है। तो ये किसकी दिशा है, वेक्टर पी की। वेक्टर पी क्या है, द्विध्रुव है, आघूर्ण है। तो अब यहाँ से देखो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये किसकी दिशा, प्रेरित द्विध्रुव है आघूर्ण की, ठीक है। तो एक ही दिशा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेखीय समदैशिक पदार्थ। रेखीय का मतलब क्या होता है, लाइनर, ठीक है। समदैशिक का मतलब क्या होता है, उसी दिशा में। तो समझ में आ गया होगा रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कैसे। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब रखा जाता है तब उसमें यदि उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण किसकी दिशा में होता हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता हो, तब ऐसे परावैद्युत पदार्थ को क्या कहते हैं, ऐसे परावैद्युत पदार्थ को रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ दूसरे टॉपिक को। रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनको बाह्य, देखो ये उस परावैद्युत पदार्थ के एक अणु के बारे में अपन ने समझा है, क्योंकि एक अणु से समझेंगे ना तो आसानी से ये क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर यदि किसकी दिशा, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, यदि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को रेखीय समदैशिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उसके साथ में एक और अपन इसमें जोड़ते हैं कि भाई उसके अनुदिश, समदैशिक का मतलब क्या हो गया, अनुदेशिक, समदैशिक का मतलब क्या हो गया, अनुदिश, ठीक है। दूसरा इसमें एक और शर्त होती है, वो शर्त क्या होती है, वो ये है कि ध्यान दो यहाँ पर, अगर अपन ये विद्युत क्षेत्र बढ़ा दें, पहले जितना उससे और बढ़ाएं ये आरोपित विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो ये जो है द्विध्रुव आघूर्ण घटेगा या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि जब यहाँ की प्रबलता अपन बढ़ाएंगे, भाई विद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हैं ना, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ाने का मतलब यहाँ की प्रबलता अपन क्या कर रहे हैं, पहले से बढ़ा रहे हैं, पहले से बढ़ाएंगे तो इस पर ज़्यादा आकर्षण लगेगा, जिसकी वजह से बीच की दूरी क्या होगी, और बढ़ेगी, बीच की दूरी और बढ़ेगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण का क्या सूत्र होता है, Q × 2a, बीच की दूरी बढ़ती है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है, बढ़ता है। तो एक बार दोबारा से ध्यान दो, अपन क्या कर रहे हैं, यदि विद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र बढ़ाने का मतलब इस तरीके से, पहले जैसे मान लो कम प्रबलता थी और फिर अपन ने क्या कर दी, और बढ़ा दी। जैसे ही अपन ये बढ़ाएंगे
तो ये धनावेश और ज़्यादा आकर्षित होगा, ये इस ऋणावेश को और ज़्यादा आकर्षित करेगा। कौन? ये, जिससे बीच की दूरी बढ़ेगी, बीच की दूरी बढ़ेगी तो द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा। तो सीधा सीधा अपन क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए बढ़ाने पर वेक्टर पी भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, एक चीज़ तो अपन ने देख ली कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा क्या होती है? इसी के अनुदिश होती है। ठीक है, अनुदिश हो तथा इसके क्या हो? समानुपाती भी हो। ये समानुपाती है ना, ई को बढ़ाने पर पी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अनुदिश हो, अनुदिश तथा समानुपाती हो, समानुपाती हो, तब ऐसे परावैद्युत पदार्थ क्या कहलाते हैं? रेखीय समदैशिक परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही है, अनुदिश हो तथा समानुपाती हो, इसके समानुपाती भी है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ क्या कहलाते हैं? रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। अब अपन पढ़ेंगे आगे जो टॉपिक है वो है दुर्वर्ण सदिश। वो जो टॉपिक है वो क्या है? दुर्वर्ण सदिश। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अपन जैसे इस कोई पदार्थ है उसको अपन विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, जिससे उसका क्या हो रहा है? दुर्वर्ण हो रहा है। क्या हो रहा है? दुर्वर्ण। उस दुर्वर्ण को अगर अपन ज्ञात करें प्रति एकांक आयतन में, तब उसको अपन क्या कह देते हैं? दुर्वर्ण सदिश। तब उसको क्या कहते हैं? दुर्वर्ण सदिश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? तो ये 2 नंबर टॉपिक था। ठीक है, 2 नंबर टॉपिक ये वाला। अब उसके बाद में 3 नंबर टॉपिक क्या है? वो है दुर्वर्ण सदिश। तो दुर्वर्ण सदिश एक राशि है। दुर्वर्ण सदिश क्या है? एक राशि। और वो किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो यहाँ लिखेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थित परावैद्युत पदार्थ उपस्थित परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं? दुर्वर्ण सदिश कहते हैं। दुर्वर्ण सदिश कहते हैं। जैसे इसको अपन विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अगर उस द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात करें प्रति एकांक आयतन का, तो उसी द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहा जाता है? दुर्वर्ण सदिश कहा जाता है। तो दुर्वर्ण सदिश एक क्या है? एक प्रकार की क्या है? राशि है। ठीक है, जिसको अपन वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण को भी किससे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर पी से। इसको भी किससे करते हैं? वेक्टर पी से। तो अगर दोनों को एक साथ लिख रहे हो, दोनों को एक साथ लिख रहे हो तो एक को स्मॉल से लिख दो और एक को कैपिटल से लिख दो। ठीक है, वे दोनों को सेम तो लिख नहीं सकते। ये द्विध्रुव आघूर्ण है और ये भी द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन किसका है? प्रति एकांक आयतन का। कैसा द्विध्रुव आघूर्ण है ये वाला? ये दुर्वर्ण सदिश क्या है? एक द्विध्रुव आघूर्ण ही है, लेकिन वो कैसा है? प्रति एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है भाई, इसको पी से, इसको पी से, एक को कैपिटल से, एक को स्मॉल से। उसके बाद में आगे 4 नंबर टॉपिक
लास्ट टॉपिक जो अभी यहाँ लिखा हुआ उसका वो है विद्युत परिवर्ती इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या होती है, किस प्रकार से इसको अपन परिभाषित करते हैं। तो इसके लिए ध्यान दो, यहाँ जो अपन ने पढ़ा ना रेखीय समदैशिक पदार्थों के लिए, उसी से अपन याद करेंगे। रेखीय समदैशिक पदार्थों में क्या होता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, ये वाला अपन ने पढ़ा ना, इसके अनुदिश होता है और इसके क्या होता है, समानुपाती भी होता है। तो यहाँ क्या पढ़ा अपन ने, वेक्टर P समानुपाती वेक्टर E पढ़ा ना, ये वेक्टर P समानुपाती वेक्टर E। ध्यान दो इसके लिए, वेक्टर P समानुपाती वेक्टर E। यहाँ पढ़ क्या है अपन कि आरोप जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो समानुपाती होता है किसके, विद्युत क्षेत्र के। अब यहाँ पर ने क्या पढ़ा है कि द्विध्रुव आघूर्ण और ध्रुवण सदिश है तो एक ही राशियाँ, लेकिन अंतर क्या है, कहने का मतलब ये है कि ध्रुवण सदिश से एक प्रकार का क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। ध्रुवण सदिश एक क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। कैसा द्विध्रुव आघूर्ण, प्रति एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ से ध्यान दो, द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। तो आप क्या लिख सकते हो कि ध्रुवण सदिश भी किसके समानुपाती होगा, विद्युत क्षेत्र के। ध्रुवण सदिश भी किसके समानुपाती होगा, विद्युत क्षेत्र के। ठीक है, लेकिन कौन से, पराविद्युत पदार्थों में, सिर्फ रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थों में। ठीक है, तो आप आगे दूसरा टॉपिक, तीसरा। ठीक है, अब चौथा जो टॉपिक है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बस। यहाँ तो अपन ने ये P किसको दर्शाया है, द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाया है। ये कैपिटल P किसको दर्शाया है, द्विध्रुव आघूर्ण को। ठीक है, अभी यहाँ पढ़ रहे हैं कि भाई द्विध्रुव आघूर्ण ही होता है ये ध्रुवण सदिश, लेकिन कैसा, प्रति एकांक आयतन का। अगर द्विध्रुव आघूर्ण इसके समानुपाती है तो प्रति एकांक आयतन का भी इसके समानुपाती होगा। तब आप क्या लिखोगे, स्मॉल p समानुपाती वेक्टर E। ठीक है, तो सेम ऐसे ही लिखना है किसके लिए, 4 नंबर राशि के लिए, विद्युत परिवर्ती। जो विद्युत परिवर्ती होती है ये एक राशि है और इसको अपन इससे दर्शाते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, काई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, काई। तो अब काई E है विद्युत परिवर्ती। आगे अपन चुंबकीय परिवर्ती भी पढ़ेंगे। जो भी राशियाँ यहाँ पढ़ रहे हैं ना वो सब चुंबक से संबंधित पढ़ेंगे। जैसे विद्युत द्विध्रुव है तो चुंबकीय द्विध्रुव है, विद्युत बल तो चुंबकीय बल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे विद्युत परिवर्ती तो चुंबकीय परिवर्ती, सब राशियाँ अपन पढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स तो चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं, सब राशियाँ पढ़ने वाले। तो विद्युत परिवर्ती के प्रतिस्थापन पर क्या राशि आएगी, वहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति आएगी, उसको काई एम से दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखो ये कैसे प्राप्त करेंगे ये राशि। तो यहाँ लिखेंगे अपन, ये क्या लिखा है उसके बारे में लिखेंगे। तो ये लिखा अपन ने रेखीय समदैशिक परावैद्युत। जो रेखीय समदैशिक परावैद्युत होते हैं उसमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण समानुपाती है तो ये वाला भी समानुपाती होगा। तो आप लिखोगे रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण सदिश जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं। ये द्विध्रुव आघूर्ण अगर समानुपाती है ही के तो ये ध्रुवण सदिश भी होना है, क्योंकि ध्रुवण सदिश भी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण ही है। ठीक है, के समानुपाती होता है, मतलब ये लिख दिया अपन ने। और उसके बाद में अपन क्या लिख सकते हैं, कोई एक समानुपाती नियतांक आएगा और वो समानुपाती नियतांक ही क्या है, काई ई। ठीक है, काई ई। और ये काई ई क्या है, ये काई ई है एक समानुपाती नियतांक
समानुपाती नियतांक, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। यह है विमाहीन और क्या होता है, मात्रकहीन होता है। तो यह भी साथ में ध्यान रखना है कि विद्युत प्रवृत्ति जो राशि वो उसकी विमा क्या होती है, कोई विमा नहीं होती, कोई मात्रक इसका नहीं होता। तो अब यहाँ से ध्यान दो कि ये जो है P और E, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, कौन सा, प्रति एकांक आयतन का, यानी ध्रुवण सदिश, क्या ये ध्रुवण सदिश, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। इसको अगर अपन सरल करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और C क्या होता है, कूलम, और कूलम को क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, यहाँ ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, अगर अपन यहाँ इस द्विध्रुव आघूर्ण, किसको, द्विध्रुव आघूर्ण और इस विद्युत क्षेत्र, इनके मात्रक लिखे ना, तो वो मात्रक दोनों के क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तभी ये कैसी राशि होनी चाहिए, विमाहीन होनी चाहिए। देखो यहाँ से क्या सूत्र आ गया, नीचे लिखे अपन, काई E बराबर वेक्टर P बाई वेक्टर E, वेक्टर P बाई वेक्टर E। तो ये विमाहीन और मात्रकहीन कब होगा, इसका मतलब जब वेक्टर P का मात्रक क्या हो, वेक्टर E के, वेक्टर P का मात्रक वेक्टर E के बराबर नहीं होता, बराबर नहीं होता। तो ये है ना, यहाँ पर ये सूत्र, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है, अपने बुक में ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ जो समानुपाती नियतांक है काई E तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में आएगा एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, इस तथ्य को थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भाई ओनली क्या नहीं आएगा, काई E, क्योंकि काई E कैसी राशि है, विमाहीन मात्रकहीन। ठीक है, अगर अब विमाहीन मात्रकहीन है तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई अगर आप ये नहीं लगाओ एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होना चाहिए, वेक्टर P अपॉन वेक्टर E, ये दोनों बराबर मात्रक होने चाहिए, जबकि इनके बराबर मात्रक नहीं होते। कब ये बैलेंस होंगे, जब यहाँ क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, जबकि बुक में नहीं है, बाई मिस्टेक ये हुआ है। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये है 4 राशियाँ जो अपन ने पढ़ी है परावैद्युत पदार्थ के संदर्भ में। पहले ध्रुवण, फिर रेखीय समदेशिक पदार्थ, फिर ध्रुवण सदिश, फिर विद्युत प्रवृत्ति, इन चारों के बारे में। ठीक है।